तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सभी लैंग्वेज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि जो इसमें जो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है टैक्सी वाला, ये इसको सिंगल लाइन में कैसे सॉल्व किया जाए। बेटा अगर सिंगल लाइन में नहीं बनाया तो आप मेरा एक भी वीडियो मत देखना है। इससे जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे हम लोग सिंगल लाइन में करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है फ्रैक्शन वाला। ये जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है अगर इसको हमको करना होगा तो अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो इतना बड़ा क्वेश्चन को आपको कहीं पे भी एक्स एंड वाई को रिप्रेजेंट नहीं कर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे ये 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आपका फोर्थ क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसी से शुरुआत कर रहे हैं। इस थर्ड का सारा क्वेश्चन कराऊंगा 1 2 3 4 5 6 जितना भी है, लेकिन सबसे पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन को लेके आया हूँ ताकि ये आपको बताऊँ कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने में सिर्फ है, इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिटी में जो टैक्सी का चार्ज है उसमें दो तरीके का चार्ज फिक्स है। कंसिस्ट है मतलब एक साथ है, एक तो उसका फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा किलोमीटर के हिसाब से। बेटा जैसे अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो वो बोलेगा कि मेरे को आपको कुछ पैसा पहले फिक्स देना पड़ेगा और उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो 10 किलोमीटर पे उसे 105 रुपये पे करने पड़ते हैं। मैं अभी क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ जो गिवन है कि जब आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं बेटा, आप जब 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको 105 रुपया 105 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। क्लियर है ये? आप एक बात बताओ, वो टैक्सी वाला जो चार्ज कर रहा है 105 रुपीज़, क्या उसमें एक फिक्स चार्ज भी है और एक पर किलोमीटर के हिसाब से भी है? तो हाँ, एक तो फिक्स चार्ज है इसमें और दूसरा पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस ले रहा है। यानी कि जब वो 10 किलोमीटर गया तो 105 रुपये ले रहा है, आपको दिख रहा होगा इस पर। आगे बोला गया है कि अगर वहीं टैक्सी ड्राइवर 155 रुपया लेता है बेटा जब उसको 15 किलोमीटर की जर्नी तय करनी होती है। जब वो 15 किलोमीटर की जर्नी तय करता है, 15 किलोमीटर की अगर वो कोई पैसेंजर है अगर वो तय कर रहा है तो टैक्सी वाला 155 रुपीज़ ले रहा है। समझना इस बात को। तो बेटा ये बताओ 155 रुपीज़ में भी एक फिक्स चार्ज होगा और एक किलोमीटर का चार्ज होगा। समझ पा रहे? ये अभी तो हमने क्वेश्चन में ही लिखा है जो दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर 10 किलोमीटर में बेटा 105 रुपये ले रहा है, उसमें फिक्स चार्ज है और किलोमीटर के हिसाब से। नेक्स्ट अगर वो 15 किलोमीटर जाता तो 155 रुपये लेता। ये बताओ दोनों में जो फिक्स चार्ज है वो तो सेम होता टैक्सी के लिए, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पे भी वो 10 किलोमीटर ही चलता तो उसे 105 रुपया ही देना पड़ता। 10 किलोमीटर पे 105 रुपीज़, तो यहाँ भी 10 किलोमीटर चलता तो 105 रुपये देना पड़ता है। इसका मतलब कि अगर वो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है बेटा, एक्स्ट्रा अगर वो 5 किलोमीटर चल रहा है तो उसे एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। लो हो गया आंसर। पर किलोमीटर हिसाब से जो चार्ज लग रहा है बेटा वो 10 रुपीज़ लग रहा है। एक लाइन में यही हम कह रहे थे कि अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे कि आप दो आसानी से बनाओगे। हालांकि मैं एक्स एंड वाई जो वेरिएबल है उससे भी ये बताऊंगा क्वेश्चन को, लेकिन आप लॉजिक को समझो कि आपके 10th के हिसाब में जो क्वेश्चन दिया उसको किस तरीके से हम लोग समझेंगे। ये अगर समझते हो तो आपका थोड़ा सा माइंड डेवलप होगा, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका नज़रिया बदलेगा। और बेटा अगर ये पसंद आए तो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब और लाइक किया करो, मुझे मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, 10 किलोमीटर पे 105 रुपये मिल रहे हैं और 15 किलोमीटर पे 155 रुपये। यानी कि जो 50 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है वो 5 किलोमीटर के हिसाब से हो रहा है। यानी 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है तो 50 रुपये दे रहा है, 50 रुपये दे रहा है, तो 1 किलोमीटर पर उसे 10 रुपये पे करना पड़ेगा। अब बताओ बेटा अगर वो टैक्सी वाला 10 किलोमीटर चाहता तो किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर पे 10 रुपया, 1 किलोमीटर पे 10 रुपया, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से उसे 100 रुपया पे करना होता, लेकिन वो 105 रुपया पे किया है। तो बेटा ये जो 5 रुपीज़ है यही तो फिक्स चार्ज है। प्रथम सवाल, तो फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपीज़ है और किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपीज़ है। आप यहाँ पे भी चेक कर लो, 15 किलोमीटर चल रहा है तो 1 किलोमीटर पे उसे 10 रुपया ले रहा है, तो 15 पे 150 रुपीज़ लेगा प्लस 5 रुपये जो फिक्स चार्ज है। 10 किलोमीटर पे किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपया लेगा, यानी 100 रुपीज़ लेगा किलोमीटर के हिसाब से, और 5 रुपये जो फिक्स चार्ज है उसका 105। अब क्वेश्चन में इतनी सी बात और बोल दी गई है कि अगर वो बेटा 25 किलोमीटर चले, 25 किलोमीटर, तो आप बताओ बेटा 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे 10 रुपया तो वो लेगा ही लेगा, प्लस 5 रुपया फिक्स चार्ज है उसका, यानी कि 250 प्लस 5 255 रुपीज़। कुछ है इस सवाल में? नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से देखिएगा, समझ में ना आए तो रिपीट करिएगा। चलते हैं इसके बेसिक मेथड पे। तो बेटा जो कोई भी किसी को भी दिक्कत है
लैंग्वेज के प्रॉब्लम में अगर आज देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको इसमें कहीं दिक्कत होगी। एक बार खूब आराम से ध्यान से समझो, चाहे कोई भी बच्चा हो, कितना भी बिगनर हो, कितना भी वीक हो, वो सब समझ सकता है अगर हम बता रहे हैं तो। फिर से देखो एक शहर में टैक्सी चार्ज है, चार्ज का उसका कुछ इस प्रकार है कि दो तरीके के चार्ज फिक्स है, एक तो वो फिक्स चार्ज ले रहा है और दूसरा किलोमीटर के हिसाब से हो रहा है। तो लेट फिक्स्ड चार्ज इज X रुपीज एंड पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर का चार्ज है Y रुपीज। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो सिंगल लाइन में होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन बेटा उतना सिंगल लाइन में आंसर, इतना ध्यान रखना। और मैं हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा, अगला एक्सरसाइज जो 3.4 होगा उसमें भी बताऊंगा आपको, तो आप बस देखते रहो। अच्छा लगे बेटा तो शेयर जरूर करते रहो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो ये बताओ बेटा 10 किलोमीटर चलेगा तो एक फिक्स चार्ज लेगा प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से Y रुपये, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से 10Y, और उसको कितना पैसा पे करना पड़ रहा है या वो कितना पैसा ले रहा है तो 105। क्लियर होगी बात। अगर वो 10 किलोमीटर चल रहा है टैक्सी वाला, तो वो एक अपना फिक्स चार्ज तो ले ही रहा है जिसको हमने X रुपये माना है, और दूसरा जो है पर किलोमीटर के हिसाब से जो पैसा ले रहा है वो Y रुपये ले रहा है। तो 10 किलोमीटर पे 10 और दोनों मिलाकर उसने कितना लिया 105 रुपया। आगे ये बोला गया है कि द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। अगर ये 15 किलोमीटर होगा बेटा तो X रुपीज़ तो उसका फिक्स है, 15 किलोमीटर के हिसाब से 15Y इक्वल टू 155। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी हो सकता है लेकिन वो लेंदी पड़ेगा। जब तक बोला ना जाए बेटा एग्जाम में कि ग्राफिकल से करो तब तक आपको नहीं करना है। आप एलिमिनेशन लगाइए या सब्स्टिट्यूशन लगाइए, बात समझ पा रहे। अब बताओ अगर हम इसे इक्वेशन 1 कहें और इसे इक्वेशन 2 कहें, तो आप बताओ इसमें अगर एलिमिनेशन लगाना होगा तो किसी एक वेरिएबल को हमें हटाना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 15y में से 10y जाएगा तो बेटा 5y, और 155 में से 105 जाएगा तो 15। तो बताओ यहाँ से y बराबर कितना आ गया 10 रुपीज़। y हमने क्या माना था, पर किलोमीटर के हिसाब से दूरी मानी थी हमने, रुपीज़ माना था कि पर किलोमीटर के हिसाब से उसे 10 रुपये पे करना पड़ रहा है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, यही प्रोसेस है बेटा। आप लोग को हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करा रखे हैं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, किसी में भी आप रख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट में रखते हैं बेटा, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, x की वैल्यू वही रहेगी, 10 इंटू y की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 105। सोच रहे होंगे बच्चे कि आंसर तो वहीं आ रहा है, तो बेटा आंसर तो वहीं आएगा चाहे जितने भी तरीके से करो, बस आपकी सोचने का तरीका मैं थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। और आजकल के 10th क्लास के बच्चे बहुत तेज हैं और होना भी चाहिए, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट हो बेटा तो आप ज़रूर शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आए तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। x बराबर हो जाएगा 105, यानी कि x की वैल्यू हो गई 5 रुपये। अब ये बोला गया है लास्ट में क्वेश्चन में, पढ़ लो आप, कि अगर 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर पे क्या होगा, सीधी सी बात है, 25 किलोमीटर पे क्या होगा, एक फिक्स चार्ज होगा x, और पर किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर का पैसा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10, 5 + 2 50, 255। आप देख रहे हो बेटा कितनी लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उस मेथड को नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हो, करना तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा माइंड डेवलप होगा कि क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए, समझा जाए। अगला सवाल देख लो बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। जो बड़े क्वेश्चन है पहले उसको मैं करा रहा हूँ, ये 5 नंबर है, देखो कितना बड़ा सा है। ये भी मैं सिंगल लाइन में बताऊँगा, एक लाइन में ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये। लेकिन इसको सीखने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और एक बार सीख जाओगे तो फिर इजी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 5 ईयर सेंस, मैंने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन करा रखा है एज वाला, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसी मेथड से उसको भी सीखना है तो दोबारा देख लो उसको। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द डेट ऑफ हिज सन। मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन में जो बोला गया, क्वेश्चन में मैं वही लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन में बोला गया है
गिवन में है जो, उसको मैं लिख रहा हूँ, समझना। कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 years हेंस, आज से 5 साल बाद, 5 year प्लस आज से 5 years आगे की बात है, जैकब और उसके सन में कुछ बातें बोली गई हैं। बोला ये गया है कि जैकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन। सन जितने साल का होगा, जैकब उसका 3 गुने साल का होगा। कब? 5 साल बाद। आज से 5 साल बाद की बात है कि जैकब 3 गुना होगा अपने पुत्र के, यानी अगर पुत्र 10 साल का होगा बेटा तो जैकब 30 साल का होगा। अगर उसका पुत्र 5 साल का होगा, 5 years का, तो जैकब 5 3 जा 15 years का होगा। ये बोला गया कब? आज से 5 साल बाद। उसके बाद है 5 years एगो, फिर से कहानी ये बोली गई है बेटा कि 5 साल पहले, 5 years एगो यानी 5 साल पहले की बात है। आज से 5 साल बाद की थी, अब आज से 5 साल पहले की बात है। जो क्वेश्चन में बोला गया उसी को हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times डेट ऑफ, 7 times, यानी कि जो जैकब्स की एज थी बेटा 5 साल पहले, वो 7 गुनी थी उसके पुत्र की। हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसमें लॉजिक देखो। एक बात बताओ, अगर 5 साल बाद और 5 साल पहले इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 10 साल का होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा 10 साल का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो 4 का अंतर है, 3 और 7 4 का अंतर है। और अगर 10 साल का अंतर जैकब में है तो उसके पुत्र में भी 10 साल का होना चाहिए। ऐसे समझो, मैं 5 साल पहले चला जाऊँ और मेरी उम्र 5 साल बाद, तो मेरी अगर आज उम्र 30 साल है तो 5 साल पहले 25 और आज से 5 साल बाद 35, तो 25 और 35 के बीच में डिफरेंस 10 साल का हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जैकब का 5 साल बाद की है और ये 5 साल पहले की है, ये पुत्र का 5 साल बाद का है और ये 5 साल पहले का है। इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए 10 ईयर्स का, लेकिन ऐसा है नहीं। बस एक कंसेप्ट लगाना है और आंसर। इनका डिफरेंस देखो कितने का है, इनमें डिफरेंस है बेटा 2 का और इनमें डिफरेंस है 6 का। तो 6 का मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दो और 2 का मल्टीप्लाई आप नीचे कर दो। एक नया रेशियो बन जाएगा जैकब और उसके सन का, और यहीं से आंसर आ जाएगा। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2। अब एक बात सोच के बताओ, ये 5 साल पहले बाद का, ये 5 साल पहले का है, तो यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंस कितने का? 10 ईयर्स का। तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो देखो डिफरेंस 4, यहाँ भी कितने का है? 4, यानी जो 4 रेशियो है वैल्यू, उसी की वैल्यू है 10 ईयर्स। 4 जो रेशियो उसकी वैल्यू क्या है? 10 ईयर्स। और पूछा क्या गया है कि व्हाट वर द देयर प्रेजेंट एज, उनके प्रेजेंट एज बताना है। तो ये 5 साल बाद का है और ये 5 साल पहले का है। तो अगर हम 5 साल बाद वाले की बात करें जैकब की, तो जैकब 5 साल बाद 18 के थे बेटा, 18 रेशियो, इससे हमारा कोई लेना देना अब नहीं है। ये बताओ बेटा, फिर से ध्यान से देख लो, एक का 3 गुना, यहाँ भी 3 गुना, यहाँ का 7 टाइम्स, यहाँ भी 7 टाइम्स है। बस हमने अपने हिसाब से इसको सेट किया। 18 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 10/4 इंटू 18 2 9 5 45। ये 45 ईयर्स के 5 साल बाद होगा, तो जैकब प्रेजेंट में 40 ईयर्स के रहे होंगे। ये इस सवाल का आंसर है, कुछ दिक्कत नहीं, क्लियर। तो हमने क्या किया इसमें, हमने क्या किया इसमें कि जो यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस था उसी को इन रियल वाले डिफरेंस से कंपेयर कर लिया, और कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखना पड़ रहा है बेटा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि जैकब की तो आ गई, सन की बात कर लें तो 6 रेशियो। ये बताओ बेटा फिर से, अगर 4 रेशियो की वैल्यू ऑलरेडी 10 ईयर्स था तो 6 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/4 इंटू 6। ये बेसिक यूनिटरी मेथड है, सबको पता होगा। 15 ईयर्स। 15 ईयर्स कब का है? ये 5 ईयर्स। तो सन का अगर प्रेजेंट में पूछा जाएगा तो 5 माइनस कर देंगे, 10 ईयर्स, यानी सन की एज 10 ईयर्स है और इसकी एज 40 ईयर्स है। क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800 इतने में खरीदा गया है। यानी कि एक कोई कोच है क्रिकेट टीम के जिन्होंने 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदे हैं। 7 बैट उन्होंने खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे हैं, कितने में? ₹3800 में। ये बात बोली गई है। उसके बाद बोला गया लेटर, यानी बाद में सी बाई, यानी कोई महिला है, सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अगर वो 3 बैट और 5 बॉल्स खरीद रही हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वो कितने रुपए में पड़ रहा है? ₹1750 में।
अब इस क्वेश्चन को समझना है। देखो मैं इसको बेटा ये दोनों इक्वेशन जो हमने बना रखा है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं घटा दूँ तो यहाँ से आएगा 4 बैट, भाई 7 में से 3 माइनस कर दिया 4 बैट, और 6 में से 5 माइनस कर दिया तो 1 बॉल, और इसकी कीमत यहाँ से माइनस करने से पता चल जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 7 जाएगा 0, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब एक बात बताओ, 4 बैट और 1 बॉल्स की दाम 2050 रुपीज़ है, तो 1 बॉल्स की दाम, लेकिन यहाँ पे 5 है, अगर हम इसका 5 गुना करें, ये 6 गुना करें तो कोई एक वेरिएबल सेम हो जाएगी। समझ पा रही हैं? हमने और इजी करने के लिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये माइंड डेवलपिंग का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बताओ बेटा, यहाँ पे 5 बॉल्स है, यहाँ भी 5 बॉल्स हो जाए तो कोई दिक्कत, ताकि हम बैठ के कंपेयर कर लें, जो पिछले वीडियो में बता रखे थे, किसी एक को बराबर तो करना होगा। तो यहाँ पर अब ईजी हो गया कि 1 बॉल्स यहाँ पर और 5 बॉल्स यहाँ पर, अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन 3 बन जाएगा 5 4 जा 20 बैट प्लस 5 बॉल इज इक्वल टू 0, 25, 5 2 जा 10। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप बताओ बेटा, इक्वेशन 3 में से अगर हम सेकेंड इक्वेशन को माइनस करें तो ये कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, तो हमें डिफरेंस किसका आ जाएगा, सीधे बैट का आ जाएगा। तो आप बताओ, यहाँ से 20 में से 3 जाएगा तो 17 बैट इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए 0 0 5, 9 में से 1 जाएगा तो 8, इतने का ये पड़ेगा। और आप बताओ बेटा, एक बैट का दाम 500 रुपीज़ आया कि नहीं है। मैंने क्या किया, आपको एक और तरीका बताने की कोशिश की कि आपको सिर्फ ये ना समझ में आए कि बेटा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ही दुनिया में रह गया है, कुछ भी सोच के बना सकते हो, ये आपके दिमाग के ऊपर है, सोचना तो आपको पड़ेगा ही। ऐसा सोच सोच के आप बहुत सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों में मल्टीप्लाई करने से बेहतर मैंने ये सोचा, देखो अगर एलिमिनेशन लगाते, इन दोनों में मल्टीप्लाई करते, किसी में हमने क्या किया, माइनस करके 1 के बराबर कर लिया और एक में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 10th के हिसाब से अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे समझना। शुरुआत यहीं से होगी कि लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स। एज यूजुअल, प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स एंड द प्राइस ऑफ 1 बॉल इज वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सारी कहानी तो वैसी ही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 बैट, ये बताओ बेटा, एक बैट का दाम x रुपये है तो 7 बैट का दाम 7x होगा, एंड 6 बॉल्स, अगर एक बॉल का y रुपया है तो 6y हो जाएगा, और कितने में खरीदा गया, 3800 रुपये में खरीदा गया। अगर यही बात फिर से बोली जाए कि 5 बैट, यानी कि एक बैट का दाम x रुपये है तो 5 का 5x, और 3 शायद 3 बैट है बेटा, सॉरी 3 बैट और 5 बॉल्स की कीमत 1750 रुपीज़ है, ये बोला गया। तो ये बताओ, अगर इसमें हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी होगी, x एंड y की, तो या तो आप एलिमिनेशन करोगे या सब्स्टिट्यूशन करोगे, या तो आप 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों इक्वेशन में करोगे, या 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों, इसमें पूरा दोनों साइड, या फिर अगर y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है एलिमिनेशन मेथड से तो 5 से बोथ साइड और 6 से बोथ साइड, कोई एक को इक्वल करने के लिए इनके क्रॉस से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि x के वेरिएबल को इक्वल करना है या फिर y के वेरिएबल को इक्वल करना है, उसके लिए हमें x के कोफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाले x के कोफिशिएंट से नीचे। ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सोचो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये कर सकते हो आप। अगर 1 में बेटा देखो x को बराबर करना है तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेना और इसमें 7 से कर लेना। जैसे ही 3 और 7 से करोगे x की वैल्यू सेम हो जाएगी और y में जो डिफरेंसेस आएगा वहीं y की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर हम दोनों में ना मल्टीप्लाई करके, मैं सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाऊं कि भाई यहाँ से डिफरेंस करने पे 1 आ जा रहा है, यहाँ से डिफरेंस करने पे 1 आ जा रहा है, तो मैं माइनस कर दे रहा हूँ। 7 में से 3 जाएगा तो 4x, y इज इक्वल टू 0 5 और 0 1 1050 ये आ जाएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 3 कह लेते हैं। अब देखो इजी हो गया। इक्वेशन 3 में एक y है जबकि सेकेंड में 5y है, तो अगर 5 से 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये इजी हो जाएगा। सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई है यहाँ पे। 5 4 जा 20x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 0 5 2 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब हम लोग को क्या करना है,
सेकेंड इक्वेशन यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रख के माइनस कर देना, और इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा होगा, है ना। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बेटा 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। देखो डिफरेंस जहाँ गलती होगी सवाल गलत हो जाएगा पूरा, और अगर 2 आएगा तो 5 2 जाइए 10 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस करते हैं। 17x इज इक्वल टू 0 0, और ये हो जाएगा बेटा 5, और ये हो जाएगा 8। x बराबर 17 5 जा 85 5 0 0, यानी कि जो हमने माना था बैट का दाम वो x रुपया है, और इस x की वैल्यू कहीं भी रख देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में बेटा बहुत ईजी है, इसको समझिएगा। हम लोगों ने क्या देखा, एक क्वेश्चन है, बहुत ईजी लैंग्वेज बोला गया है, इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन को रीड कर लो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जितना ईजी दिख रहा है उतना ही है भी, जितना छोटा है उतना ही ईजी है। 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास ये सब लैंग्वेज के क्वेश्चन बच्चे बनाते आ रहे हैं, तो जो स्मार्ट हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा देख लो। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर्स हैं और उनके बीच डिफरेंस 26 है। अगर ये क्लास 8 का बच्चा करेगा, अगर ये क्लास 8 या 9 का बच्चा करता है, जिसको खासतौर से 8 का ही, 9 में तो 2 वेरिएबल है, अगर 8 का कोई बच्चा करता है और सिंगल वेरिएबल का ये कंसेप्ट लगा के करे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपके बोर्ड में आएगा तो जरूरी नहीं कि आप डबल वेरिएबल से ही करो, आप सिंगल से भी कर सकते हो जहाँ पे पॉसिबल हो। यहाँ पे बोला गया डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। अगर कोई एक बच्चा है जो क्लास 8 का है और वो करना चाहता है इसको, मैं 10 के भी हिसाब से कराऊंगा, परेशान मत हुआ करो बेटा, देखो समझ जाओगे। अगर वो कहता है लेट, मान लेता है लेट द नंबर एज, अगर एक नंबर बेटा x होगा तो दूसरा x माइनस 26 होगा। भाई दोनों में अंतर कितने का है, 26 का है। तो अगर 26 का डिफरेंस है तो 26 उसमें से माइनस कर दो, जो भी वो नंबर बनेगा वो 26 का डिफरेंस का ही बनेगा। अगर एक नंबर बेटा x है तो दूसरा x माइनस 26, यानी कि दोनों में डिफरेंस 26 का आज गया है। या ये भी हो सकता है कि एक को अगर हम x मानते हैं तो दूसरा x प्लस 26 हो जाएगा, या तो वो 26 बड़ा होगा या फिर 26 से वो छोटा होगा, यानी दोनों नंबर्स में डिफरेंस 26 का हो गया। आपने ये माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, 1 नंबर इज थ्राइस टाइम द अदर वन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलेंगे, 1 नंबर इज थ्राइस टाइम्स। एक बात बताओ, कौन बड़ा हो सकता है, जिसमें माइनस हुआ है वो या जिसमें नहीं हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें माइनस है वो तो छोटा ही होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो थ्राइस टाइम्स है किसका, x माइनस 26 का। यानी कि अगर x माइनस 26 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो पहले वाले नंबर के बराबर आ जाएगा। इसमें बोला गया है कि 1 नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर देन फाइंड द नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। ये वाला जो नंबर है वो जिसमें माइनस कर दिया गया छोटा है, उसका वो 3 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया गया। अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 78, यही होना चाहिए। 2x उधर जाएगा या 78 उधर जाएगा बेटा, तो प्लस का 78, और 3x में से x जाएगा तो 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अगर एक बेटा 29 होगा, सॉरी 39, तो दूसरा 39 माइनस 26, आप देख लो 13, दूसरा 13 होगा, और दोनों में अंतर कितने का, 26 का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। लेकिन कोई बच्चा जो 10th में वो कहता नहीं हम 10th के हिसाब से करेंगे, तो जो 8 में अच्छे से पढ़ा होगा ना वो 10th में आराम से बनाएगा। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि नहीं हम सर क्लास 10 के ही हिसाब से बनाएंगे, तो 10 के हिसाब से बनाओ, डबल वेरिएबल मान के बनाओ। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड द सेकेंड नंबर इज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही ये बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, दोनों का डिफरेंस है 26। और ये भी कह रहा है कि एक नंबर 3 गुना है दूसरे का। तो इनमें अगर हम ये कहें कि 1 नंबर x जो बड़ा है वो दूसरे का 3 गुना है, यानी हम ये कह सकते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से इक्वेशन 2 बनाएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, या फिर हम क्यों 2 इक्वेशन बनाए, इसी को रहने देते हैं सेकेंड इक्वेशन। हम लोग एलिमिनेशन ना बनाकर बेटा इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दे रहे हैं, क्योंकि दोनों मेथड सीख चुके हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं सीखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, बहुत बेहतर तरीके से मैंने समझा रखा है। और एक बार बेटा वो देख लोगे तो आपके बुक का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो पूरा बन जाएगा, मैंने बनवाया भी है। तो ये x की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो x की वैल्यू 3y पुट करेंगे माइनस वाई, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं एलिमिनेशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा बेटा 36 और y बराबर आ जाएगा 13 जो ऑलरेडी पहले आया था। अगर एक 13 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 13 होगा y, अगर y बेटा 13 होगा तो 13 3 जा 39, x आ जाएगा 13 इंटू 3 39 और यही दोनों नंबर्स थे अभी कुछ देर पहले भी सिंगल वेरिएबल पे भी। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप सिंगल वेरिएबल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा होगा। अगर बेटा समझ में आ रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़रूर आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ये 3.3 का सेकेंड भी क्वेश्चन देख लो, जितना है सब करा दूंगा आज लैंग्वेज का, लेकिन 3.3 एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। आप देख लो बेटा, घर पे आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, द लार्जर ऑफ द टू नंबर सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाई 18 डिग्री। अब यहाँ पे बेटा सप्लीमेंट्री एंगल को समझना है। आपने 5, 6, 7 में पढ़ा होगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल का सम 90 हो और सप्लीमेंट्री के एंगल का मतलब होता है दो का सम 180 हो। तो इसमें से अगर हम लोग एक एंगल को एक्स थीटा माने या एक्स माने, अगर एक एंगल को एक्स मानेंगे तो दूसरा 180 माइनस एक्स आता है। आपने सप्लीमेंट्री में खूब पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। एक को अगर एक्स मानते हैं तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा। और ये बोला गया है कि एक्सीड द सिमिलर बाई 18, यानी कि जो बड़ा वाला है वो ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है कितने से, 18 डिग्री से। ये क्लास 8 का बच्चा ऐसे ही बनाएगा। आपने 10 में आके परेशान हो जाते हो, 8 का बच्चा ये बना लेगा। 8 क्लास का जो बच्चा होगा वो खूब आराम से बनाएगा ऐसे। वो कहेगा कि अगर एक एंगल सर x होगा तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा, और ये बोला गया है कि भाई एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, ख़त्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इससे ज़्यादा है तो समझिए x माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस एक्स, इससे ये ज़्यादा था 18 डिग्री। यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा बेटा 180 प्लस 18, माइनस वाला जब इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 1 x इक्वल टू हो जाएगा और 2 9 जा होना चाहिए 99, ख़त्म। अगर एक 99 है तो दूसरा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर आप इसको अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा वो भी देख लो क्लास 10 के हिसाब से। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ बेटा कि जो भी जहाँ भी है जैसा भी है वो सब सीखें, और जरूरी नहीं है कि डिजिटल जब बोर्ड होगा तभी आपको डिजिटल टीचर मिलेंगे। ये बोर्ड पे भी एक बेहतर टीचर मिल सकते हैं। हालांकि आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो आने वाले टाइम में यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा और फिर हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो सप्लीमेंट्री यहाँ पे कह रहा है 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, तो वी नो डैट, सबको पता है कि सप्लीमेंट्री में बेटा 2 एंगल का सम 180 होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि 1 एंगल एक्सीड बाई 18 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें क्या यूज करना चाहेंगे, एलिमिनेशन। दोनों को जोड़ देंगे तो 2x 1 9 8 और x बराबर आ जाएगा बेटा 99। इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, 2 का सम 180 होता है और एक अगर एक्सीड कर रहा है दूसरे से तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 18, यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 99। अब बेटा x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट x इन इक्वेशन 1, किसी में पुट कर दो तो y प्लस 99 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से y आ जाएगा बेटा 180 माइनस 99, माइनस कर लो, जो भी होगा वही इस सवाल का आंसर होगा। अब हमें लग रहा है कि शायद लास्ट एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। एक ये 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा 3.3 का 5 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो मैं कितने इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। एक बार बस आप क्वेश्चन पढ़ लो, और अगर किसी को लगता है कि मैं तेज बता रहा हूँ तो आप आराम से पॉज करके पढ़ो बेटा, और भी धीरे करना है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछे तो कभी इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। सामने आपके 4 आंसर होंगे ऑब्जेक्टिव में, और उन 4 ऑप्शन में से आपको क्वेश्चन अप्लाई कर देना है, सीधे आंसर। अगर ये ऑब्जेक्टिव मिले बेटा कहीं भी किसी भी एग्जाम में या आपके बोर्ड में भी, तो कभी इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आपको सामने दिख रहा है, ऑप्शन जो दिख रहा है उसी में से एक आंसर है, उसी में से हर एक ऑप्शन पे पहला उठाओ अप्लाई करो, नहीं बन रहा है कैंसिल, दूसरा उठाओ क्वेश्चन अप्लाई करो,
आंसर इट्स ओके, आगे बढ़ो। यानी कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये रिटन में आता है आपके बोर्ड में तो कैसे करोगे, लेट द फ्रैक्शन, सीधे हम लोग फ्रैक्शन ही मान लेते हैं, क्या है एक्स बाई वाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने फ्रैक्शन ही मान लिया, क्या है वो एक्स बाई वाई। अब फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन है बेटा वो हो जाता है, कितना हो जाता है 9/11, कब, इफ 2 एडेज टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं बेटा तो वो 9/11 हो जाता है। क्लियर होगी बात। और एक्चुअली में ये नहीं पता ना कि ये 9/11 तो 90/110 है या 18/22 है, तो आप लोग कभी भी रेशियो में रियल वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। हालांकि मैं यहाँ पे बता सकता था कि डायरेक्ट कैसे होगा, 9x और 11x, ये हो जाएगा 9x + 2 और 11x/2, लेकिन सिंगल वेरिएबल से। इसको समझ लो कि डबल वेरिएबल से कैसे करेंगे। लेट द फ्रैक्शन x/y, तो x/y यानी कि x + 2 और y + 2 = 9/11। यहाँ से एक इक्वेशन बनाओगे, 11x + 22 = 9y + 18, 11x - 9, 11x - 9y = -4, 18 में से बेटा 22 जाएगा तो -4, एक इक्वेशन बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड, पहला हम हटा दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई था और कुछ नहीं। अब सेकेंड कंडीशन क्या है उससे देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में बोला गया है बेटा कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि x/y अभी भी वहीं रहेगा और 3 ऐड करना है, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, तब ये क्या बन जाता है बेटा 5/6, 5/6। क्लियर है ये। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x + 18 बराबर 5y + 15, यहाँ से हो जाएगा 6x - 5y = -3, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोला गया उसको हमने लेट एक फ्रैक्शन कर लिया है कि न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। अगर बेटा ये कंपटीशन में आता है किसी भी एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव होगा, सामने आंसर होंगे, उस ऑप्शन में डायरेक्ट जाना और पुट करना, दोनों में 2 ऐड करना, एक बार 2 सब्ट्रैक्ट करना और देखना कि क्या ऑप्शन से ये जो बोला गया है वो फ्रैक्शन मिल रहा है कि नहीं। जैसे ही वो मिलेगा आंसर होगा। इतना आपको XY करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगेन या तो एलिमिनेशन लगाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन लगाओ। एलिमिनेशन लगाना होगा बेटा तो इस इक्वेशन में आपको 11 से मल्टीप्लाई और इसमें 6 से मल्टीप्लाई, 11 से ऊपर कर देंगे पूरे में और 6 से नीचे पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक वेरिएबल सेम हो जाएगा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत, समझ पा रहे हैं, ठीक। अब देखो अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 6 × 66 - 55 y = -33। देख लो बेवजह ये बड़ा सवाल बन रहा है। ऑब्जेक्टिव होता तुरंत हो जाता है ये। वही मैं आपको बता भी रहा हूँ कि अगर कहीं आए तो बिल्कुल XY ना करना बेटा, बहुत खतरनाक चीज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से सेकेंड को घटा देंगे, इससे हम लोग थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया बेटा और कुछ नहीं किया है। अब क्या करते हैं, थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देंगे, ये खत्म। इसमें से इसको माइनस करेंगे बेटा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का y बचेगा। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटाने के बाद माइनस से बचेगा, तो 6 3 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि एक वैल्यू आ गई हमारी 9। इस 9 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2 में। अगर हम 1 में पुट करें या 2 में, y पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इस वाले में पुट करके देख लेते हैं, आराम से समझना बेटा, आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है ये। y की वैल्यू 9 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 6x - 45 = -3, 6x बराबर ये इधर आएगा बेटा तो प्लस का हो जाएगा, 3 चला जाएगा तो 42 और y बराबर हो जाएगा 6 7 42, यानी कि 7, सॉरी x, तो x बराबर आ जाएगा 7, यानी कि हमने जो x बटा y माना था, x हो जाएगा 7 और y हो जाएगा 9। क्लियर, कोई दिक्कत। अब जरा बात को समझो, मान लो इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता होता है, यानी ऑप्शन में होता 6 और 9, तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके माइंड को डेवलप कैसे करें, बस उसी पे हम ये वीडियो बनाए हैं और आपका माइंड डेवलप हो भी रहा होगा, 2-3 बार देखोगे तो ज़रूर हो जाएगा। इस